गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं यूडीसी आरएन सिंह आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निकाली गई 3 पदों की भर्ती के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला है वैकेंसी व्हीकल मैकेनिक, जिसमें टोटल वैकेंसी है 324, सभी कैटेगरी को मिला करके यूआर SC ST OBC EWS। दूसरा है MSW पेंटर, टोटल वैकेंसी है 13, इन पांचों कैटेगरी को मिला के यूआर SC ST OBC EWS। और लास्ट और तीसरा है MSW DS, जो 205 वैकेंसी है सभी कैटेगरी को मिला करके, और टोटल वैकेंसी है 542 फ्रेंड्स। तो इसको आपको भरना है ऑफलाइन माध्यम से, जो फरवरी 2025 के अगेंस्ट में निकाली गई है। तो इसे भरने में क्या क्या सावधानी बरतने, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा आप लोगों के सामने। तो लीजिए, आपको फॉर्म के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, और आप ध्यान से सुनेंगे और बिल्कुल उसी तरह से भरेंगे, अन्यथा एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में रिजेक्ट की जाती है। तो ये आपके सामने प्रस्तुत है BRO की एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें देखिए क्लियर लिखा रहता है कि प्लीज फिल अप द एप्लीकेशन इन कैपिटल लेटर्स। जो लिखा है आपको वही भरना है। कंट्रोल नंबर फॉर ऑफिस यूजुअली बिल्कुल छोड़ दीजिए। नेम ऑफ पोस्ट, यानी 3 पोस्ट है, पहला व्हीकल मेक, दूसरा पेंटर और तीसरा DS। तो आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, MSW DS पेंटर व्हीकल मेक, आप यहाँ लिखेंगे। सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टीजमेंट, यानी जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में सीरियल नंबर है 1 2, तीसरे नंबर को 01 02 03 भर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर में रिक्रूटमेंट सेंटर आपका जो होने वाला है वो ग्रेप सेंटर पुणे है। कैटेगरी इन विच अप्लाइड, आप किस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, ये थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ और आप ध्यान से देखिएगा कि जो आपकी कैटेगरी है UR है, EWS है, SC ST OBC ESM ग्रिफ वार्ड, आर्मी वार्ड, CPL और PWBD, जिसमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। ज़्यादा जो रिजेक्ट होती है वो OBC और CPL EWS, इन 3 कैटेगरी में एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होती है। तो आपको इसी बात का ध्यान देना है कि क्यों रिजेक्ट होती है और इसका कारण क्या है, जिसे मैं आपके सामने रखूंगा, और उस चीज़ का अगर आप सावधानी बरतेंगे तो कभी भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होने वाली एप्लीकेशन होती है उसके बारे में बात करूंगा। OBC कैंडिडेट की एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है क्योंकि वह अपना जो है सर्टिफिकेट पुराने समय का जारी किया हुआ लगा देते हैं, जो बिल्कुल ही मान्य नहीं है। इसके अंदर फॉर्मेट दिया गया है जिसे मैं आपको दिखाऊंगा। उस फॉर्मेट में वैकेंसी निकलने के बाद का आपका OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, और OBC में एक NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनता है। जैसे UR का EWS है, वैसे OBC का NCL है। अगर आप NCL के दायरे में आते हैं तो आप उसे भी वैकेंसी निकलने के बाद का ही बना के रखें, क्योंकि इनकी 1 साल वैलिडिटी होती है और उस 1 साल के दौरान का ही बना होना चाहिए। तो अगर आप यह करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन नहीं रिजेक्ट होगी। अगर आप पुराना OBC और NCL सर्टिफिकेट लगा देंगे तो आपकी एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट कर दी जाती है। अब आ जाते हैं EWS पे। जो UR कैंडिडेट होते हैं वो UR में भी टिक मारेंगे और EWS में भी टिक मारेंगे नहीं। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं, यानी आप UR के कैंडिडेट हैं और EWS में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो EWS वैकेंसी है ओनली UR कैंडिडेट के लिए है, तो वह व्यक्ति EWS ही टिक मारेगा। ऐसा नहीं कि UR में भी टिक मार दिया और EWS में भी टिक मार दिया, ऐसा नहीं करना है। खाली आप EWS में टिक मारिए और अपना EWS सर्टिफिकेट जो 1 साल की वैलिडिटी के लिए होता है, जो तहसील के माध्यम से जारी किया जाता है, जिसकी क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं, तो उसे भी आप समय से अब वैकेंसी निकलने के बाद बनवाएं, या अगर एक आध साल मतलब उसे 1 आध महीना पहले बनाए हैं तो चल जाएगा, लेकिन वो उस वैकेंसी के दौरान उसकी वैलिडिटी होना अनिवार्य है। इस बात का आप ध्यान देंगे। उसके बाद SC ST कैंडिडेट अपना सर्टिफिकेट प्रॉपर तरीके से SC ST का जो नीचे फॉर्म में दिया गया है उसे बनवा करके, वो भी करंट डेट का ही बना के दे तो सबसे अच्छा है। और उसके बाद आ जाए ESM। कुछ लोग एप्लीकेशन दे देते हैं लेकिन अपना उसके साथ आइडेंटिटी प्रूफ नहीं देते। अगर नहीं देंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है, जिससे पता चले कि आप एक सर्विसमैन हैं, तो आपको वह देना बहुत जरूरी है।
अब आ जाते हैं ग्रिफ वार्ड। ग्रिफ वार्ड के कैंडिडेट, देखिए इसमें लिखा रहता है कि अगर आप ग्रिफ वार्ड हैं तो एप्लीकेशन के ऊपर ही रेड इंक से लिख दें अपने पिताजी का नाम, जीएस नंबर, रैंक, नेम, पूरी तरह से रेड पेन से लिखना है टॉप में एप्लीकेशन के, और हो सके तो लिफाफे के ऊपर भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एप्लीकेशन के ऊपर ही लिखना है, वैसे रेड पेन से लिखा होना चाहिए। और आपको, अगर आप भर रहे हैं, पेरेंट्स भर रहे हैं, तो अपने बच्चे के लिए सर्विस सर्टिफिकेट जिसमें क्लियर मेंशन होना चाहिए कि वो आपका बेटा है, डेट ऑफ बर्थ, सारा डिटेल्स उसके अंदर भर के होना चाहिए। उसके बाद जो है आप एप्लीकेशन के साथ लगा के भेजें। आर्मी वार्ड, अगर कोई बच्चा आर्मी एक्स का सन है तो वह अपने पिताजी का डिस्चार्ज आइडेंटिटी कार्ड या कुछ भी डिस्चार्ज बुक जिसमें मेंशन हो कि वह उनका पुत्र है या नाम उनका मिले, तो उसके साथ ज़रूर संलग्न करें, जिसे 3% कॉलिंग के दौरान छूट मिलती है। सीपीएल, अब आ जाते हैं सीपीएल पे। जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं ये बच्चे, सीपीएल्स जो अपना एक्सपीरियंस पुराना लगा करके भेज देते हैं ग्रिप सेंटर में, जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है और उनको 10% नहीं मिलता है कॉलिंग के लिए। तो आपको मिलने वाले 10% अगर आप अपना बचाना चाहते हैं तो वैकेंसी निकलने के बाद का ही अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाएं और उसे इसके साथ संलग्न करके भेजें, तभी आपको 10% मिलेंगे और तभी आपके कॉल लेटर निकलने की संभावना बढ़ जाती है। PWBD कैंडिडेट मेडिकली हैंडीकैप्ड होते हैं तो ये अपना मेडिकल प्रूफ लगा करके भेजें, और यहाँ फ़ोटो लगा करके सिग्नेचर करना अनिवार्य है, तो प्रॉपर वही फ़ोटो लगाएंगे जो यहाँ लगाएंगे वही एडमिट कार्ड पे लगाएंगे। ये नहीं कि एक पे दूसरा फ़ोटो, दूसरे पे दूसरा फ़ोटो, ये नहीं चलेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। लेंथ ऑफ सर्विस सीरियल नंबर 6 पे ESM के लिए है, अपना क्लियर मेंशन करें। वेटेज ऑफ मार्क्स, वेटेज ऑफ मार्क यानी ये क्लास 10th लेवल की वैकेंसी है तो आपको 10th वाले कॉलम में आपका 10th में कितना परसेंटेज है और एडिशनल आपका कोई वेटेज है कॉलम नंबर 15 के तहत, और 16 में कोई जो दिया गया डिटेल्स है कि जैसे आप ग्रिफ वार्ड है, आर्मी वार्ड है, स्पोर्ट्स है, NCC है, तो उसके तहत आपका जो भी बनता है वो दोनों चीज़ों को जोड़ करके आप टोटल यहाँ लिखेंगे। मान लीजिए आपका 10th में 60% है और आप ग्रिफ वार्ड हैं तो 15% अपने फादर का जोड़ दीजिए, तो 60 या प्लस 50 मिला के टोटल 75% कर दीजिए। अब ऐसा नहीं कि आपके पास ग्रिफ वार्ड भी है, NCC भी है, स्पोर्ट्स भी है, तो सारे का जोड़ के लिख दीजिए, नहीं, ऐसा वेटेज नहीं। वेटेज का मतलब है किसी एक में जो सबसे ज़्यादा हो वही मिलेगा। यानी अगर आप ग्रिफ वार्ड है तो आपको 15% मिलेगा, NCC है तो 10% मिलता है, CPLs है तो 10% मिलेगा, और आप ग्रिफ वार्ड भी है और NCC भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 15 ग्रिफ वार्ड का जोड़ दीजिए और 10 NCC का जोड़ दीजिए, नहीं, आपको केवल ग्रिफ वार्ड का मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि वेटेज केवल एक ही का मिलेगा, जो सबसे अधिक हो आप उसका परसेंटेज जोड़ करके लिखेंगे। इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं नीचे सीरियल नंबर 7 पे, वेदर बिलोंग टू माइनर कम्युनिटी, अगर है तो आप यस नो डिटेल दीजिए। सीरियल नंबर 8 पे, वेदर बिलोंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS है तो यस करें और उसका सर्टिफिकेट जरूर लगाएं। नंबर 9, नाइन ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, क्लियर लिखा है तो एज पर 10th मैट्रिक सर्टिफिकेट जो 10वीं की मार्कशीट में लिखा हो वही भरना। यह फॉर्म भरते समय हमने देखा है कि बहुत से लोग अपने 10th की मार्कशीट के अनुसार अपना नाम और अपने पिताजी का नाम नहीं लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। जो सबसे ज़्यादा, मतलब मैं एक्सपीरियंस किया हूँ कि महाराष्ट्र के लोग हैं, आंध्रा के लोग हैं, तमिलनाडु के, इनके बहुत ज़्यादा एरर्स मिलते हैं इन चीज़ों में। तो इस चीज़ का ध्यान देंगे तो सही रहेगा। जो आपके 10th में वही चीज़ लिखें, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो 10th पे है और उसका प्रूफ साथ में लगा होना चाहिए। सीरियल नंबर 12 में परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस भरें। आपका जो है प्रेजेंट एड्रेस, मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, बाहर हैं, तो जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस भरें, और यही एड्रेस आप अपने कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड पे भी भरेंगे 13 नंबर वाला, ताकि आपका एडमिट कार्ड इजी वे में आ जाए। 14 नंबर पे आ जाए, इसकी वजह से भी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। एप्लीकेशन फी डिटेल्स, नेम ऑफ बैंक, ऑनलाइन पेमेंट प्रेफरेंस, ट्रांजेक्शन डेट, अमाउंट, 50 रुपये की फीस लगती है भाई। क्लियर कट फीस भरें, किस मोड से भरे हैं वह भरें, उसका पेमेंट की रिसिप्ट जनरेट होती है भरते समय, तो आप उस रिसिप्ट को अवश्य डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद इसके साथ एक कॉपी अपने पास रख लें और एक इसके साथ लगा के भेजें, तभी आपकी एप्लीकेशन मान्य होगी। अन्यथा आपने UPI से पेमेंट कर दिया और उसका रिसिप्ट
खाली स्क्रीनशॉट लेके लगा दिया तो उसमें ये नहीं पता चलती कि आपने किस वैकेंसी यानी डीएस के लिए भरा है कि विकल्प के लिए भरा है कि कुक के लिए भरा है। जब तक आप पूरा रिसिप्ट नहीं निकाल के देंगे आपकी एप्लीकेशन मान्य नहीं होती है, रिजेक्ट कर दी जाती है। अगर आप एक ट्रेड के लिए भरे हैं या 2 ट्रेड के लिए भरे हैं तो दोनों की अलग अलग रिसिप्ट उसके साथ एप्लीकेशन के साथ लगी होनी चाहिए और दोनों की फीस प्रॉपर भरी होनी चाहिए, तभी आपकी एप्लीकेशन मान्य होती है, अन्यथा रिजेक्ट कर दी जाती है। और मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया था वेटेज के बारे में, 15 नंबर और 16 के बारे में। चलिए एक बार फिर बता देते हैं। तो आप इसे देख पा रहे हैं कि इफ़ ए कैंडिडेट बिलोंग टू मोर देन वन कैटेगरी मेंशन्ड इन पैरा 4 में जो मैं बता रहा था एबव, यानी आप किसी एक से ज़्यादा बिलोंग करते हैं तो आप मेंशन एबव कैटेगरी, उसके बाद ही मे इंडिकेट हिज ड्यूल ट्रिपल कैटेगरी सेपरेटली इन द फॉलोइंग बॉक्सेज यूजिंग देयर एब्रीवेशन, यानी इन चारों बॉक्सेज में आपको मेंशन कर देना उसके बारे में अगर आप एक से ज़्यादा कैटेगरी के बारे में बिलोंग करते हैं तो। और सीरियल नंबर 16 में हमने आपको बता दिया है कि वेदर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको उसका प्रूफ लगाना है। अगर पेरेंट्स फॉर्म भर रहा है तो वो लगाएंगे अपने बच्चे के बारे में, बच्चा भर रहा है तो अपने पिताजी का डिटेल लगाएगा। वेदर सन आप एक सर्विसमैन है या रिटायर्ड ग्रिपर्स का हो तो सर्टिफिकेट भी लगाएंगे और रेड इंक पेन से ज़रूर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। उसके बाद आप एनसीसी बी हैं सी हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे, बी हैं और सी भी हैं तो केवल सी का लगा दें, बी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगा देते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं, लेकिन आपको सी का ही बेनिफिट दिया जाता है। और CPLs हैं तो CPLs का सर्टिफिकेट आपको करंट डेट का बनाना है, तभी आपको मिलेगा बेनिफिट्स। अदरवाइज आप 2 साल 3 साल पहले कहीं जॉब किए और छोड़ दिए और उसका लगाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें और बड़े तरीके से इस फॉर्म को स्टडी करें और इसको भरें, तभी जा कर के आपको जो है कॉलेक्टर मिलने वाले हैं। इसके बाद आ जाते हैं 17 में इसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसेंशियल क्वालिफिकेशन नेम ऑफ एग्जाम, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट मार्क्स आउट ऑफ मार्क्स परसेंटेज। तो नेम ऑफ एग्जाम आपने क्लास 10th किया, किस साल में पास किया, बोर्ड कौन सा, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, जो भी बोर्ड है आपका भरिए। सब्जेक्ट क्या क्या है एज पर मार्कशीट कर दीजिए, टोटल मार्क्स लिख दीजिए, आउट ऑफ मार्क कितने में से लिया आपने, कितना परसेंटेज बनता है, क्लियर भरिए इसको। उसके बाद यह टेक्निकल पोस्ट है तो टेक्निकल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास ITI का। तो टेक्निकल में ITI होगी तो कहाँ से आपने किया है, कौन सी ITI किया, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, उसके मार्क्स के यहाँ डिटेल क्लियर भरें और इसके साथ लगा दें। और इन तीनों पोस्ट में लाइसेंस की कोई नीड नहीं है। 19 में पार्टिकुलर आप ड्राइविंग लाइसेंस की बात की जा रही है तो EMT ट्रेड के लिए होता है, वो EM वगैरह होते हैं RR के लिए, उनके लिए, लेकिन यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो जिसके पास है वो भर सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 19 नंबर में आ जाए टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ, अटैच फोटोकॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यूज सेपरेट सीट इन नीडेड। अगर आपके पास किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है तो आप नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, कहाँ पे आप जॉब कर रहे थे, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब से कब तक, फ्रॉम से लेके टू कब से कब तक थे, नेचर ऑफ वर्क डन आपने क्या किया, किस तरह का काम करते थे उसका डिटेल्स, मंथली सैलरी ड्रॉन कितनी थी, वेदर परमानेंट टेम्प्रोरी, यानी परमानेंट से तो PMT लिख दें, टेम्प्रोरी है तो TY लिख दें। उसके बाद देखिए सीरियल नंबर 20 में मेंशन किया गया ओनली फॉर BRO लेबर CPL एक्सपीरियंस ओनली। ये BRO CPLs के लिए है ओनली। तो इसका मतलब है अटैच फोटो कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय OC यूनिट, काउंटर साइंड बाय टास्क फोर्स कमांडर एंड वेरीफाइड बाय EO कंसर्न, यूज सेपरेट सीट इफ नीडेड। भाई इसमें क्लियर मेंशन किया गया है CPL भाइयों के लिए कि उनका सर्टिफिकेट जो है OC द्वारा सिग्नेचर होना चाहिए, उसके बाद काउंटर सिग्नेचर यानी प्रति हस्ताक्षरित जो है टास्क फोर्स कमांडर द्वारा होना चाहिए, और वह वेरीफाइड जो है अकाउंट ऑफिस यानी लेखा परीक्षा कार्यालय द्वारा किया होना चाहिए। और वह कहाँ पे काम की है तो यूनिट फॉर्मेशन का नाम लिखेंगे, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम टू लिखेंगे, टोटल मंथ ईयर्स में लिखेंगे। उसके बाद ट्रेड की स्टेट में थे CPLs और ट्रेड अलग से कुछ है तो प्रेजेंट स्टेटेड वर्किंग है क्या है इसका डिटेल्स भरेंगे। उसके बाद यहाँ कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक होना चाहिए वो, आधार कार्ड नंबर, ईमेल ID इन कैपिटल लेटर्स, सारे कैपिटल लेटर्स में ही आपको लिखने हैं। वहाँ पे लोग समझदार हैं वो भर लेते हैं, ईमेल ID सबको पता होती है कि स्मॉल में होता है, तो आप कैपिटल में साफ साफ लिखें ताकि आसानी से आपका डिटेल भरा जा सके। उसके बाद डिक्लेरेशन के नीचे प्लेस डेट, कहाँ से भर रहे हैं,
मान लीजिए आप यूपी से किसी डिस्ट्रिक्ट से भर रहे हैं तो वहाँ का भरिए। जैसे मैं मान लीजिए मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ तो मैं गाजीपुर का भरूँगा तो गाजीपुर प्लेस भर दूंगा, और डेट है तो किस तारीख को भरा हूँ वो भरूँगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाएंगे, और सिग्नेचर आप कैंडिडेट करके आपका एप्लीकेशन हो गया रेडी बिल्कुल। ये भरने के बाद इसकी देखिए नीचे आ जाता है एडमिट कार्ड वाला सिरा, जो इसकी में बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो फ़ोटो आपने ऊपर लगाया वही फ़ोटो यहाँ पे लगाना है। नाम कैपिटल लेटर में अपना नाम, पिताजी का नाम, हाउस नेम, यानी जो प्रेजेंट एड्रेस आपने लिखा होगा वही एड्रेस आपका यहाँ होना चाहिए नियम से। तो ये आप यहाँ भरेंगे। उसके बाद नीचे देखिए जो कॉलम आता है एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एक सिग्नेचर होता है, एक लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होता है। बस आपको यहीं तक भरना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं उसके नीचे का भी पूरा सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन मार देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट, एट द टाइम ऑफ फिजिकल टेस्ट, एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑप्शन। भाई जब क्लियर लिखा हुआ है कि टेस्ट के टाइम पे होगा, फिजिकल टेस्ट के, प्रैक्टिकल और ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो आप पहले ही क्यों कर देते हो? अगर आप पहले सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मार के भेज दोगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और क्लियर कट जो है एप्लीकेशन को भरें साफ़ सुथरे ढंग से, और सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके आप भेजें, तभी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे एक आध चीज़ और दिखा देते हैं। अपेंडिक्स बी के हिसाब से आपको ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एससी एसटी सर्टिफिकेट बनाने हैं जिनके हैं, वो एज पर अपेंडिक्स बी बना लेंगे। और उसके बाद नीचे आ जाइए, एक आता है अपेंडिक्स सी, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लास। जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए फॉर्मेट दिया गया है, ये अपना बनवा करके कंप्लीट साइन करवा करके ये लगा सकते हैं, या इसी टाइप का बना हो तो करंट डेट का होना चाहिए, बस वो बनवा लें। इसके बाद आ जाइए इकोनॉमिकल स्वीपर्स, इनकम ऑफ असेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकल स्वीपर्स। ये अपेंडिक्स डी है, इसमें फ़ोटो लेटेस्ट सारे सिग्नेचर्स वगैरह हैं, तो आप इसको करवाना है। ये मैं फॉर्मेट आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये पूरा फॉर्म, लेकिन ये है जनवरी 24 वाला, क्योंकि अभी वाला मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको एडवांस में दे दूंगा इसको। आप बाकी फॉर्मेट तो नहीं चेंज होते हैं, ऊपर खाली एप्लीकेशन फॉर्म चेंज होती है, तो उसे आप खुद से चेंज कर सकते हैं। तो ये है इसका, बाकी इसका टेस्ट वगैरह होने के बाद जो ज्वाइन होता है तो फर्दर चीज़ होती है। चलिए आज का हम यहीं संपन्न करते हैं, और हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे अपना प्यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करके दें, और अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दें कि सभी भाइयों को इसका फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन भरें। और सीपीएल्स भाई अपने ग्रुप में शेयर कर दें, ग्रिफ वार्ड अपने ग्रुप में शेयर करें, आर्मी वार्ड वाले बंदे अपने में शेयर कर दें, सब में शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को पता चले कि तरीका क्या है फॉर्म भरने की, गलतियां कम से कम होगी इसे देखने के बाद। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन भाई देखना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको फॉर्म भरना है तो पूरा ही देखना पड़ेगा। चलिए थैंक यू सो मच। आप अपना प्यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करके देंगे, अगर आज जो जितना लाइक करेंगे मतलब मुझे पता चलेगा कि जिसने देखा है वो अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, और अगला वीडियो आपके फ़ायदे के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।